हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं माइंड मैप। कौन से चैप्टर का माइंड मैप होगा? माइंड मैप होने वाला है इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम की शुरुआत होती है सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी कैसी होंगी। रिवर्सिबल हो सकती हैं, इरिवर्सिबल हो सकती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होंगी जिसके अंदर ए से बी बन रहा होगा और साथ ही साथ बी से भी ए बन रहा होगा, यानी रिएक्शन आगे भी जाएगी और रिएक्शन पीछे भी जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही होगी और रिएक्शन बैकवर्ड में भी आपको जाती हुई दिखेगी। यदि कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर दोनों तरफ जाया जा सकता है, वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन दूसरी रिएक्शन जो जर्नी है हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम को छोड़कर, वो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जहां पर एक रिएक्टेंट होगा ए होगा, उससे प्रोडक्ट यानी बी बन रहा होगा। तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मेन फोकस जो हमारा होता है वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जब ए से बी बन रहा हो और बी से ए बन रहा हो, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही हो और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही हो, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ए से बी बनने का रेट, जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट हो रहा होगा उसी रेट से जो है बी ए में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि वो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। ठीक है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम पर होता क्या है, जो रेट होता है वो तो बराबर हो जाता है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट है वो बराबर होता दिखेगा आपको। लेकिन जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी होगी। लेकिन वो ये बात जरूर है कि वो कांस्टेंट होगी, यानी यहां पर ए की कंसंट्रेशन कुछ होगी और बी की कंसंट्रेशन कुछ होगी, तो दोनों की दोनों कांस्टेंट वैल्यू रखेंगी, चाहे बराबर हो चाहे ना हो। फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास बात आती है लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या होता है कि रेट होगा किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कोई रिएक्टेंट है उसका कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसका रेट। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया यहां पर ए प्लस बी गिव्स पी, तो रेट इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस ए की कंसंट्रेशन के इनटू बी की कंसंट्रेशन के। अब ए के ऊपर हम एक वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू क्या होगी? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा इन ए और बी का, यानी जैसे यहां पर ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है तो ए की कंसंट्रेशन के ऊपर ए लिखेंगे। इसी तरीके से यदि बी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट छोटा बी है तो बी की कंसंट्रेशन के ऊपर बी आ जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जो ये आया इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यहाँ पर जो के है जो कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की तरह आया है, वो क्या होता है? रेट कांस्टेंट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर रेट की रिएक्शन के लिए। चलिए अब यहाँ पर हमें डिफरेंट एक्सप्रेशन पढ़ने पड़ते हैं कि इक्विलिब्रियम तो हमें समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम पर होगा क्या, लेकिन इक्विलिब्रियम को हम कैसे बताएंगे, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम को हम लिखेंगे कैसे? तो इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में और साथ ही साथ प्रोडक्ट की टर्म में। कंसंट्रेशन की टर्म में कैसे लिखेंगे? जितनी भी प्रोडक्ट में जो भी सब्सटेंस बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन को लिखो, डिवाइड कर दो उन्हें रिएक्टेंट में जो जो कंसंट्रेशन है उनसे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको जो मिलेगी वैल्यू वो होगी रेट कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की टर्म में। और इसी तरीके से यदि आप प्रेशर की टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर कर भी प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाती है? यूनिट की बात करें तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होगा उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की साइड है किसी गैसियस के, माइनस कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की साइड है किसी गैस के। चलिए अब यूनिट हो जाती है केपी की, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की यूनिट हो जाती है एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। तो एटीएम क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है? केपी की एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी सेम वही वैल्यू है, यानी प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के उसको माइनस कर दीजिए रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी पर्टिकुलर गैस के। तो डेल्टा एन जी हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इन केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पर केपी की यूनिट एटीएम, केसी की यूनिट मोल पर लीटर और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और डेल्टा एन जी होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और गैसियस के। ठीक है। इसके बाद हमारे पास
बात आती है रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर रिएक्शन मूव करेगी। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? यदि हम किसी भी जगह कोई भी रिएक्शन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट यदि Kc से बड़ा होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। यदि Kc की वैल्यू छोटी होगी Kc से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि Kc और Qc की वैल्यू हो जाए बराबर, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पर है, तो वो ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, वो उसी पोजीशन पर रुकी रहेगी। चलिए, इसके बाद इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है या एक प्रिंसिपल आता है, ली चैटर्लियर प्रिंसिपल। ली चैटर्लियर प्रिंसिपल हमें यह बताता है यदि हम कोई भी इफेक्ट करते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम पर तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को दोबारा स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, यानी इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब कर दिया, छेड़ दिया, तो इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव होना चाहेगा। अब वो अचीव होने के लिए उससे उल्टा काम करेगा जो हमने उसके अंदर करा है। यानी ली चैटर्लियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या हो जाता है? एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी आप बदलाव करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, वो प्रोड्यूस करता है शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम सो दैट इट कैन नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी जो चेंज हमने किया है उससे जो इफेक्ट आएगा उसको नेग्लेक्ट करने के लिए उससे उल्टा काम करेगा, और ऐसा करने के बाद इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होगा। तो इसके बेसिस पर हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन में जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यदि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने लगूं तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाए। यदि वो कंसंट्रेशन कम होना चाहेगी तो रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ बढ़ेगी। यदि मैं रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटा देता हूं तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। कब बढ़ेगी? जब रिएक्शन बैकवर्ड आने लगे, यानी रिएक्टेंट ज्यादा बनने लगे प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट से बनने लगेगा रिएक्टेंट, तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है। इसी तरीके से प्रेशर की बात करें, यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या कहेगी कि उस तरफ जाना है जहां प्रेशर कम हो। प्रेशर कम कहां होगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, तो शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। इसी तरीके से यदि प्रेशर को घटाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पर प्रेशर ज्यादा हो। प्रेशर ज्यादा कहां होगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, तो शिफ्ट कहां होगी? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दो तरह की रिएक्शन होती है, सबसे पहले एंडोथर्मिक, दूसरी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर हीट ली जाती है किसी काम को करने में। यदि इस पर्टिकुलर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड में। यदि टेम्परेचर को घटाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड में। इससे उल्टा होता है किसमें? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड में। यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम टेम्परेचर के इफेक्ट को देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट बात आती है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का एडिशन से कैसे पता लगेगा? तो इनर्ट गैस को हम दो कंडीशन पर ऐड कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम ऐड कर रहे हैं किसी भी इनर्ट गैस को, इनर्ट गैस का मतलब है ऐसी गैस जो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में दखल ना दे, यानी ऐसी गैस जो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर दखल ना दे, उसे हम इनर्ट गैस कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब एट कांस्टेंट प्रेशर यदि हम किसी इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो वहां पर उसका वैसा ही इफेक्ट होता है जैसा इफेक्ट प्रेशर का घटने पर होगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। यदि आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो तो वो वैसा ही फील करेगी कि उसके लिए प्रेशर घट गया है। क्लियर है? तो सेम इफेक्ट एज ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर। लेकिन यदि आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, अब कांस्टेंट वॉल्यूम आपने कर दिया, यानी कंटेनर इतना है तो इतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अब बढ़ेगा नहीं तो प्रेशर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकते, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर गैस का एडिशन का यदि हम उसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम, जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जो आयंस के बीच स्टेब्लिश्ड होगा। तो सबसे पहली बात, आयन है तो हमें पता होगा या पता करना होगा कि आयंस क्या होते हैं और कैसे वो डिसोसिएट होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट होगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के हो सकते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब
जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी जैसे कि HCl को यदि आप वाटर के अंदर डालते हो तो सारे के सारे H पॉजिटिव आयन देगा, सारे के सारे Cl नेगेटिव आयन देगा, यानी HCl उसके अंदर नहीं दिखेगा आपको। इसी तरीके से H2SO4, NaOH, KOH ये सब क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, यदि आप उसको पानी में डालते हो तो एसिटिक एसिड जो होगा वो बहुत कम डिसोसिएट होगा, यानी बहुत कम H पॉजिटिव आयन देगा। इसी तरीके से NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यदि आप इसको भी वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो, क्योंकि एक ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट होने पर भी बहुत कम OH नेगेटिव आयन आपको देगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइटेड क्या होते हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट ना हो, जैसे आप शुगर को डालते हैं वाटर के अंदर तो शुगर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होता है, वो डिसोल्व हो जाता है, यानी उसके अंदर घुल जाता है, डिसोसिएट नहीं होता, यानी अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता। उसी तरीके से यूरिया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जितने भी ज्यादातर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आती है एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी का मतलब है हर साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग बातें कही हैं एसिड और बेस को लेकर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं अरेनियस। वो क्या कहते हैं, यदि हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, यदि हम एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर ज्यादा अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, यानी वाटर ही एक तरीके से सॉल्वेंट हो उसके अंदर, उसकी बात करें तो यदि वहां पर कोई भी स्पीसीज H पॉजिटिव डोनेट कर रही है, यानी H पॉजिटिव दे रही है, तो उसे हम क्या कह देंगे, एसिड। जैसे HCl हो गया, एसिड हो गया, क्यों, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन दे देगा वाटर के अंदर। इसी तरीके से H2SO4 एसिड होगा, क्यों, H पॉजिटिव आयन दे देगा वाटर के अंदर। इसी तरीके से बेस क्या होगा इनके अकॉर्डिंग, ये कहते हैं कि बेस वो होगा जो OH नेगेटिव आयन देगा, यानी जैसे NaOH, KOH ये सब क्या होंगे, बेस होंगे। चलिए अब इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आते हैं ब्रोंस्टेड और लॉरे। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, जैसे HCl, HBr, HF ये सब क्या है, एसिड है। ये सॉल्यूशन की बात नहीं करते कि पानी में ही देगा, ये कहते हैं कि जनरली जो H पॉजिटिव दे देगा वो एसिड हो जाएगा। और कहते हैं कि जो बेस होगा कौन होगा, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, जैसे अमोनिया, वाटर, ये क्या होगा, बेस हो गए। इसी तरीके से तीसरा कॉन्सेप्ट आता है लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ये क्या कहते हैं, तो लुईस कहते हैं कि यदि कोई भी सब्सटेंस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी लोन पेयर को ले रहा है, जैसे कि H पॉजिटिव, BF3, BH3 ये सब क्या होंगे, लुईस एसिड हो जाएंगे, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। लुईस बेस क्या होंगे, लुईस बेस क्या होंगे, जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे, जो लोन पेयर को देना चाहेंगे, जैसे अमोनिया है लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक लुईस बेस हो जाएगा। अब इस ब्रोंस्टेड और लोरी के बेसिस पर एक नई टर्म का डिफाइनेशन हुआ। क्या डिफिनेशन हुआ नई टर्म का, वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी एसिड है, एसिड यानी H पॉजिटिव को डोनेट करने वाले, यदि वो H पॉजिटिव को डोनेट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीसीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इसी तरीके से कोई भी बेस है, बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को लेना। यदि कोई बेस है H पॉजिटिव को लेता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आयन का फॉर्मेशन बनता है या स्पीसीज बनती है वो क्या होती है, वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाती है। क्लियर है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर होते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट इस एसिड बेस थ्योरी के अंदर आता है एम्फोटेरिक स्पीसीज। एम्फोटेरिक स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो एसिड भी हो और बेस भी हो, यानी H पॉजिटिव को भी लें, H पॉजिटिव को दें भी। जैसे कि अमोनिया हो गया, अमोनिया क्या होता है, H पॉजिटिव को ले लेता है, NH4 बना लेता है, और H पॉजिटिव को डोनेट करके NH2 माइनस भी बना लेता है। इसी तरीके से वाटर है, वाटर H पॉजिटिव को लेके H3O पॉजिटिव भी बना लेता है, और H पॉजिटिव को डोनेट करके OH माइनस भी बना लेता है। तो ये होता है एसिड बेस थ्योरी। अब इसके अंदर इसकी बात आती है नेक्स्ट की पीएच। पीएच क्या होती है, पीएच जो है एक कॉन्सेप्ट है जो सोरेनसन ने दिया था हमें। क्या, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने हमें पीएच दिया था कि पीएच होता क्या है। अब ये कहते हैं कि पीएच जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताने के लिए दिया गया है, यानी आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे जूस हो सकता है, कोई NaOH का सॉल्यूशन हो सकता है, HCl का कोई सॉल्यूशन होता है। तो इनकी जो पीएच बताने के लिए, यानी एक वैल्यू बताने के लिए कि हम वैल्यू मान लें, अच्छा ये वैल्यू इतनी है तो ये एसिड की रेंज हो जाएगी, ये वैल्यू इतनी है तो ये बेस की रेंज हो जाएगी। इस तरीके से जो है पीएच स्केल को डिफाइन किया गया है। तो पीएच स्केल में फाइंड कैसे करेंगे पीएच को, पीएच को हम फाइंड कर सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन।
H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को पुट करेंगे, pH हम फाइंड कर लेंगे। अब pH 3 तरीके से हो सकती है, यदि 7 से कम है तो एसिडिक, यदि 7 से ज्यादा है तो बेसिक, यदि 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं। पहला pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। PKW क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दूसरा आता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो pH प्लस POH की वैल्यू होती है, उन दोनों का सम जो हो जाता है वो हो जाता है 14। अब आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है वाटर का डिसोसिएट होना। अब वाटर टूटेगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव देगा, OH माइनस देगा। तो इस KW को ही कहते हैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, और जो KW है यही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। क्योंकि हम जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 मोलर होती है, तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और pH को समझा करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक इसके अंदर आता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर यदि आप थोड़े अमाउंट में एसिड और बेस को मिला दोगे तो उसकी pH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो अपनी pH को रेजिस्ट कर दें बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो pH दो तरीके के होते हैं, एसिडिक मतलब बफर दो तरीके के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है? जो वीक एसिड और साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। जैसे कि वीक एसिड क्या हो गया? इथेनोइक एसिड, इसका सॉल्ट हो जाएगा CH3COONA, तो ये क्या हो गया? एसिडिक बफर। इसी तरीके से बेसिक बफर क्या होगा? जो वीक बेस और साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हो। जैसे कि NH4OH क्या हो गया? वीक बेस हो गया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट होगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो हो जाएगा NH4Cl। तो ये कैसे एक्ट करेगा? एज अ बेसिक बफर। अब बेसिक बफर एसिडिक बफर के बाद इसके अंदर आती है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि कौन से बफर की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी pH को रेजिस्ट कर पाए। रेजिस्ट का मतलब कि चेंज ज्यादा pH में शो ना करे एसिड और बेस को ऐड करने पर। तो बफर कैपेसिटी बराबर हो जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। यानी कितने H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन ऐड करने से कितना उसकी pH में चेंज आएगा। यदि हम इसका करते हैं रेशो, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो उस पर्टिकुलर बफर की बफर कैपेसिटी हो जाती है। क्लियर है? अब अगली बात यहाँ पर आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कोई भी हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब है ऐसा सॉल्ट जो पानी में कंप्लीटली ना घुले, कंप्लीटली ना डिसॉल्व हो, कम डिसॉल्व हो, उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, या इसे पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट भी कह दिया जाता है। कौन कौन से सॉल्ट ऐसे जनरली होते हैं? जैसे Ag के सॉल्ट, Ag के लगभग सारे सॉल्ट पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, जैसे AgCl, AgBr, AgF, AgI, Ag2CrO4, ठीक है, सिल्वर ऑक्सलेट, वो भी एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। इसके लिए सोल्यूबिलिटी जो होती है वो एज अ कंसंट्रेशन ही डिफाइन करी जाती है। यानी कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट है वो पानी में घुल रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन ही कह देते हैं कि उसकी जितनी कंसंट्रेशन पानी में घुलेगी वही उस पर्टिकुलर सॉल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी की तो यूनिट भी हो जाती है कंसंट्रेशन वाली, यानी मोल पर लीटर। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, उसके अंदर AXBY एक सॉल्ट है जो डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कम टूट रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो KSP हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है? A और B की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है x की पावर x, y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। s क्या है? सोल्यूबिलिटी है। x और y क्या है? कोफिशिएंट है। किसके? ये जो A और B प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर। तो इस तरीके से हम जो है KSP को फाइंड कर सकते हैं। KSP का मतलब क्या होता है? KSP का मतलब होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, यानी जितना ज्यादा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर सॉल्ट की एबिलिटी होगी, यानी क्षमता होगी कितना वो पानी के अंदर घुल सकता है। क्लियर है? तो ये समझते हैं हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, यानी ऐसा इफेक्ट जो कॉमन आयन की वजह से आए, ऐसा इफेक्ट जो कॉमन आयन की वजह से आए। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने AgCl डाला है। अब AgCl जब डालोगे Ag पॉजिटिव Cl माइनस में टूटेगा। अब इसी बीकर के अंदर मैं नमक डाल दूं, नमक डालूंगा तो नमक क्या है?
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी एक ऐसा सॉल्ट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। यदि मैं पानी में नमक डालता हूँ तो सारे के सारे Na पॉजिटिव बना लेगा जितना भी मैंने सॉल्ट डाला है, और सारे के सारे Cl माइनस बना लेगा। अब Cl नेगेटिव बहुत सारे हो जाएंगे। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल को याद करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी तुमने इफेक्ट डाला है उससे उल्टा करेगी रिएक्शन। यानी यदि आपने यहाँ पर Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, यानी कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो क्या चाहेगा Cl नेगेटिव कि वो बैक चला जाए। अब वो नीचे तो बैक नहीं जा सकता, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को यदि तुम पानी में डाल दो तो दोनों के दोनों जुड़कर NaCl कभी नहीं बनाएंगे, कभी भी जिंदगी में NaCl दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन ये जो Cl नेगेटिव है वो इस रिएक्शन को बैकवार्ड में ले जाता है। अब इस रिएक्शन को बैकवार्ड में ले जाने का मतलब कि AgCl जो भी टूट रहा था, यानी Ag पॉजिटिव Cl माइनस बना रहा था, अब Cl नेगेटिव उल्टा धक्का दे रहा है कि तू AgCl ही बना, तो AgCl ही बनाएगा। वो AgCl बनाएगा, इसका मतलब उसकी सोलिबिलिटी घट गई। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया बैकवर्ड में। यदि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब सोलिबिलिटी जो है AgCl की जो है घट गई है। इसी तरीके से कोई और पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ऐसा सॉल्ट यदि डाल दें जिसके अंदर कॉमन आयन हो, तो वहां पर भी सोलिबिलिटी घटती हुई हमें देखने को मिलेगी किसी भी पार्शियल सॉल्ट की। तो ये था हमारा माइंड मैप ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों कवर कर लिए। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं, जो कि आपको क्या मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ वन शॉट हर चैप्टर का, यानी केमिकल बॉन्डिंग हो, इक्विलिब्रियम हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हाइड्रोकार्बन हो, या फिर आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, वो भी आपको क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से देख सकें और आपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें। तो ये आपको किस किस सब्जेक्ट में मिलेगा, ये आपको मिलेगा फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिला है और मैथ में भी मिलेगा। यानी तीनों सब्जेक्ट के अंदर कोई भी चैप्टर जो आपके सिलेबस के अंदर है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, तो उसको देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहें।